दोस्तों, जीएस संजय, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। पिछली क्लास में हम भारत के भौतिक भूगोल को डिस्कस कर रहे थे। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने देखा था भारत का भौतिक विभाजन। क्या देखा था हमने? भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो भारत का भौतिक विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है। भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? स्थलाकृतियों और उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उनमें से सबसे पहला था हिमालय। सबसे पहला भाग क्या था? हिमालय। इसी को अपन बोल देते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो हमारे पास था वो क्या था? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा क्या था हमारे पास? तीसरा था हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। चौथा था हमारा तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। और 5वां और अंतिम था हमारे पास भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। भौतिक भागों में बांट रहे थे तो सबसे पहले इन 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले कौन कौन से? हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद हमने देखा कि जो तटीय इलाका है भारत का, तटीय इलाका वो होता है जो समुद्र से लगा हुआ होता है, उसको तटीय इलाका बोलते हैं। तो ये जो भारत का तटीय इलाका, ये अलग एंटिटी रखता है, ये अलग अपनी विविधता रखता है। तो इस कारण से उसको एक और पार्ट में भाग दिया, तटीय भारत। फिर आगे चलकर पता चला कि जो भारत के द्वीप हैं वो भी अलग अपनी विविधता रखते हैं, अलग अपनी एंटिटी रखते हैं। तो एक और भाग बना दिया भारत के द्वीप समूह। कई कई किताबों में आपको 3, कई में 4 और कई में 5 देखने को मिलेंगे। 5 मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से सही है, तो अपन 5 के बारे में इधर पे पढ़ेंगे। आइए अब हम इनको मैप में देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसको हिमालय बोलते हैं, वो कुछ ऐसा फैला हुआ है। ये जो अपना इतना हिस्सा है ये कहलाता है हिमालय या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य आ जाते हैं। इसके बाद की जाए भाग 2 की, यानी कि भाग दूसरा हमारा कौन सा था? उत्तर का विशाल मैदान। तो वो गुजरात जहां पे सिंधु, सतलज, क्या बोलते हैं, गंगा, यमुना नदियां बहती है, वहां से फैला हुआ है असम, मेघालय तक। यानी कि भाग 1, यानी कि हिमालय के दक्षिण में दूसरा भाग है हमारा कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान सिंधु नदी, सतलज नदी, पंजाब की 5 नदियां को जोड़ लें, गंगा को जोड़ लें, यमुना को, और भी कई नदियां हैं जो नदियों का विशाल मैदान बना हुआ है, उसे ही क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और दक्षिण में हम चलेंगे उत्तर भारत के, तो जो मध्य भारत है और जो दक्षिण भारत है उसका ये इलाका क्या कहलाता है हमारा? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और जो हमारे जो समुद्र से टच किए हुए इलाके, जो समुद्र से लगने वाले क्षेत्र हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जो पूर्व साइड वाला इलाका होता है इसको बोला जाता है पूर्व का तटीय क्षेत्र या प्रदेश। और एक हमारे पास पश्चिम में है, पश्चिम का
तटीय प्रदेश। तो ये हमारा हो गया चौथा पार्ट। जो हमारा तटीय प्रदेश है वो दो भागों में है, पूर्व का तटीय प्रदेश और पश्चिम का तटीय प्रदेश। इसके अलावा हमारा पांचवा बचता है भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीपों को मुख्यतः दो तरीके से बांटा जाता है। एक बांटा जाता है बंगाल की खाड़ी वाले और दूसरे होते हैं अरब सागर वाले। तो बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर की बात की जाए तो इधर पे है लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो आइए अब हम भारत के पहले भौतिक प्रदेश यानी कि हिमालय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक प्रकार का क्या है? बलित पर्वत है। हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है। बलित पर्वत तीन टाइप के होते हैं, या तो वो बलित पर्वत होगा, फोल्ड माउंटेन होगा, लावा पर्वत होगा, ठीक। इसके अलावा एक और होता है अवशिष्ट पर्वत होता है। तो तीन प्रकार के पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, लावा पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो हमारा पर्वत क्या है? बलित पर्वत है। बलित पर्वत कैसे बनता है? तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है वह प्लेट नीचे धंस जाती है और जिस प्लेट का घनत्व कम होता है वह प्लेट ऊपर उठ जाती है और पर्वत का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो पर्वत बनता है वही बलित पर्वत कहलाता है। तो जो हमारा हिमालय है वो एक प्रकार का क्या है? बलित पर्वत है। और जो कहां पर स्थित है? भारत के उत्तर व पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा जो हिमालय की उत्पत्ति है इसके संबंध में दो सिद्धांत दिए जाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत दिए गए हैं। दो सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? आइए हम उनको देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा हो जाता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो जो कोबर हैं उन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, और एक हैरी हेस है उन्होंने काय का सिद्धांत दिया है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। तो हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को अगर देखें तो कोबर के अनुसार पृथ्वी पहले गोल थी, उसके बीच में एक सुपर कॉन्टिनेंटल था। उसके बीचों बीच क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंटल था जिसको क्या बोला जाता था? पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट क्या था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर क्या भरा था? पानी भरा था। यानी कि इसको क्या बोला उन्होंने कि पेंजिया तो पृथ्वी के बीच में था और उसके चारों ओर पानी भरा था। जो सुपर ओशियन था, सुपर ओशियन को क्या बोला उन्होंने? पेंथालासा। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के बीचों बीच में एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर एक सुपर ओशियन था पेंथालासा। फिर क्या होता है? समय के साथ आगे चलता जाता है और जो हमारा पेंजिया यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट था वो दो भागों में टूट जाता है। बहुत सारे बल लगते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, कई यांत्रिक बल लगते हैं, बाह्य बल लगते हैं। तो उनके कारण क्या होता है? जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट होता है पेंजिया वो दो भागों में टूट जाता है। कौन से दो भागों में टूट जाता है? जो ऊपर का भाग होता है वो होता है अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग होता है वो बन जाता है हमारा गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों आपस अलग अलग टूटते हैं तो इनके बीच में खाली जगह होती है जहां पे क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, एक प्रकार का सागर हो जाता है। तो कोबर ने इसे कहा क्या? टेथिस सागर। कोबर ने क्या कहा इसमें? टेथिस
सागर। कोवर आगे अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है उनकी नदियां इसके किनारों पर, इनके किनारों पर निक्षेप लाके जमा कर देती हैं, यानी कि मलबा जमा करती जाती हैं। कई सालों बीतने के बाद ये क्षेत्र समतल में बदलने लगता है। जो टेथिस सागर है वो समतल यानी भूसन्नति में बदलने लगता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि ये क्षेत्र बिल्कुल समतल हो जाता है और आंतरिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो मलबा होता है वो ऊपर उठ जाता है। जैसा ये अपन ने कचरा भरा इधर गड्ढे में, इस पे आंतरिक क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये ऊपर आना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि जो अंगारा लैंड की नदियां हैं और जो गोंडवाना लैंड की नदियां हैं, उन्होंने टेथिस सागर वाली जगह पर मलबा जमा किया, निक्षेप जमा किए। फिर समय के बाद वो मलबा इतना जम गया कि उधर पर भूसन्नति की स्थिति उत्पन्न हो गई, समतल की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस पर दबाव पड़ने के कारण वो ऊपर उठ गया। ज्यादातर दबाव कहाँ पड़ा, किनारों पर पड़ा और बीच का भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठ गया। तो जो किनारों पर पड़ा, आप देख रहे होंगे कि हिमालय जो है किनारों पर बहुत ज्यादा ऊंचा है और मध्य वाले भाग में क्या है, समतल तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत। कोवर ने क्या कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी के बीच में क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और उसके चारों ओर क्या था, एक सुपर ओशियन था जिसे पेंथालाशा कहा जाता था। जो पेंजिया था वो अन्य बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण तथा अन्य बल आंतरिक बलों के कारण दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूटने के कारण इसके बीच में पानी भर गया, जिसे उन्होंने कहा टेथिस सागर। फिर बोलते हैं कि आगे चलते चलते समय के साथ गोंडवाना लैंड की नदियों तथा अंगारा लैंड की नदियों ने जो टेथिस सागर वाला क्षेत्र था उधर पर निक्षेप मलबा जमा किया। मलबा इतना जमा हो गया कि भूसन्नति का रूप ले लिया उसने। फिर अचानक से इधर पर समतल होने लगा, तो अचानक से क्या पड़ा, दबाव, और दबाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा, किनारों पर, जिसके कारण वो पूरा क्षेत्र टेथिस सागर वाला क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और हमारे हिमालय का निर्माण हो जाता है। ये थ्योरी थी कोवर के भूसन्नति की सिद्धांत की। अब बात की जाए हैरी-हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, तो हैरी-हेस ने बताया कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर नीचे जाने पर जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग है लिथोस्फीयर, उसके कई पार्ट है जो एक दूसरे की तरफ तैर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लिथोस्फीयर टूटा हुआ है वो 27 पार्ट में टूटा हुआ है, 27 भागों में टूटा हुआ है। तो इन पार्ट्स को उन्होंने क्या कहा, प्लेट। पार्ट्स को उन्होंने क्या कहा, प्लेट कहा, और बताया कि जो 7 प्लेटें हैं वो बड़ी प्लेटें हैं और बाकी बची हुई 20 प्लेटें छोटी प्लेटें हैं। आइए तो इन्होंने जो 7 प्लेटों को बताया हम उनको एक बार मैप में देख लेते हैं। इधर पे हमने विश्व का मैप बनाया हुआ है, यानी कि विश्व के महाद्वीपों को बनाया हुआ है। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये हमारा है दक्षिण अमेरिका, ये हमारा क्या है, दक्षिण अमेरिका। ये है अफ्रीका, इधर पे हमारे यूरोप, ये एशिया, यह है ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंटल हो गए। इसके अलावा अगर महासागर की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लेफ्ट साइड में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इधर पे बीच में मिल जाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इधर पे हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर, महासागर। और इधर पे हमें क्या देखने को मिलता है, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ऊपर क्या है हमारा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर।
तो जो हम इन्होंने 7 प्लेटें बताई वो लगभग कॉन्टिनेंटल पे आधारित है। तो देख लेते कौन कौन सी प्लेट थी। उनमें से पहली प्लेट है हमारी उत्तरी अमेरिका की प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरी प्लेट हो जाती है दक्षिण अमेरिकी की प्लेट। 7 बड़ी प्लेटों में पहली कौन सी? उत्तरी अमेरिकी। दूसरी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तीसरी है हमारी अफ्रीकन प्लेट। तीसरी हमारी क्या है? ये अफ्रीकन प्लेट। चौथी प्लेट हो जाती है यूरेशिया, भारत को छोड़ के, भारत और उसके कुछ हिस्सों को छोड़ के यूरेशिया। ये कौन सी प्लेट हो जाती है? यूरेशिया प्लेट। 4 हो गई। 5वीं प्लेट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 5वीं कौन सी? हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 6वीं प्लेट हो जाती है अंटार्कटिका प्लेट। 6वीं प्लेट कौन सी हो जाती है? अंटार्कटिका प्लेट। और जो 7वीं प्लेट बचती है वो कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट, यानी कि जो प्रशांत महासागर जहां पर स्थित है वो कौन सी प्लेट है? प्रशांत महासागर प्लेट है। इस प्रकार से ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं। और छोटी छोटी प्लेट कई हैं, जैसे जापानीज प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और इसके बाद इतनी प्लेटें हो गई। और भी कई प्लेट। हैरी हेस ने अपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मान लो ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये आपस में टकराई तो इधर जो नदियों ने अवक्षेप जमा किया था, मतलब मलबा जमा किया था, इस पर दबाव पड़ा और ये ऊपर उठ गया इस तरीके से, और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये लगभग मिलता जुलता है कोवर के भूसन्नति के सिद्धांत पर, सिर्फ प्लेटों के नाम चेंज हो गए। उधर क्या था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इधर हो गया क्या? यूरेशियन प्लेट। और नीचे क्या हो गया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये प्लेटें आपस में टकराई और इनके बीच में जो सागर पानी भरा हुआ था नदियों द्वारा, उसमें जो मलबा जमा किया गया था उस पर दबाव पड़ा और वो हिस्सा ऊपर उठ गया, और यूरेशियन प्लेट के साथ ऊपर उठता है, क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो बलित पर्वत है। 2 प्लेटें जब आपस में टकराई तो जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो क्या प्लेट थी? हल्की प्लेट थी। और जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो भारी प्लेट थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसी थी? भारी प्लेट थी। तो यूरेशियन प्लेट क्या करती है? टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है, और जो हमारी इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है वो नीचे धस जाती है, लावे का रूप ले लेती है, और जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर उठ के पर्वत बन जाती है, पर्वत बन जाती है। तो ये था हमारा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। आपने कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत भी देख लिया, हैरी हेस के प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत भी देख लिया। दोनों के सिद्धांत लगभग एक से मेल खाते हैं। तो जो कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत है उसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। आइए अब आगे चलते हैं और हिमालय के विभाजन के बारे में देख लेते हैं। 2 तरीकों से इसको बांट सकते हैं, पढ़ने की दृष्टि से इसको 2 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। जो पहला तरीका है वो क्या है? बनने के क्रम में। कैसा है? बनने के क्रम में हिमालय का विभाजन, बनने के क्रम में हिमालय का विभाजन। और दूसरा होता है क्षेत्रीय आधार पर हिमालय का विभाजन, क्षेत्रीय आधार पर हिमालय का विभाजन। तो बनने के क्रम में जो हिमालय है उसको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 5 भाग कौन कौन से? आइए देख लेते। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसे परा हिमालय भी कहा जाता है, इसे परा हिमालय भी कहते हैं। दूसरा भाग हो जाता है हमारा महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा भाग हमारा हो जाता है मध्य हिमालय, तीसरा भाग क्या हो जाता है हमारा? मध्य हिमालय। चौथा पार्ट हो जाता है हमारा शिवालिक, चौथा क्या हो जाता है? शिवालिक। और 5वां भाग हो जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। बनने के क्रम में देखें तो हिमालय को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय,
शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ियां। यदि क्षेत्रीय आधार पे देखें तो क्षेत्रीय आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग है पंजाब हिमालय। पहला भाग क्या है हमारा? पंजाब हिमालय। दूसरा भाग हो जाता है हमारा कुमाऊं हिमालय। दूसरा भाग क्या हो जाता है? कुमाऊं हिमालय। तीसरा भाग है हमारा नेपाल हिमालय। तीसरा भाग क्या है हमारा? नेपाल हिमालय। तो जो चौथा वाला भाग है वो कौन सा है हमारा? असम हिमालय। असम हिमालय। जो क्षेत्रीय आधार पर हिमालय के विभाजन किया गया है वो नदियों को लेकर किया गया है। उसके आधार पर 4 भागों में हिमालय को बांट सकते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और यदि बात की जाए बनने के क्रम में तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। आइए हम प्रारंभ करते हैं, हमारा बनने के क्रम में हिमालय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बात की जाए तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और ये 3 श्रेणियों के रूप में स्थित है। 3 श्रेणियां हैं किसमें? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां और ये सबसे उत्तर में स्थित है। जब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आते हैं यानी कि उसके नीचे साइड आते हैं तो हमें नांगा पर्वत से नामचा पर्वत तक महान हिमालय का विस्तार मिलता है। महान हिमालय कहां से कहां तक है? नांगा पर्वत से नामचा बर्मा अरुणाचल तक क्या है? इसका विस्तार है। जब हम महान हिमालय के दक्षिण में आते तो हमें कुछ श्रेणियां देखने को मिलती, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां मिलती हैं। इन श्रेणियों को ही सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? हमारा मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय कहा जाता है। और मध्य हिमालय के दक्षिण में आते तो हमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला मिलती है जिसका नाम है शिवालिक। जिसे किस नाम से जानते हैं हम? शिवालिक। तो सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय जो 3 श्रेणियों में है। उसके नीचे दक्षिण नागा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश तक एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में हमें महान हिमालय देखने को मिलता है। महान हिमालय के दक्षिण में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत। इन श्रेणियों को सम्मिलित रूप से मध्य हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक स्थित है और जो हमारा हिमालय है वो भारत के पूर्वोत्तर में जाकर एक तिरछा मोड़ ले लेता है म्यांमार के साइड, जिससे पूर्वोत्तर में पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश से एक नोक तिरछा मोड़ लेके म्यांमार में चला जाता है। म्यांमार में उसे किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। अराकानियोमा का कुछ क्षेत्र भारत में भी आता है, तो वो भारत में आता है तो पूर्वोत्तर में कुछ पहाड़ियों का निर्माण करता है। तो ये बनने के क्रम में भारत में हिमालय के 5 भागों को हमने देख लिया है। तो आइए हम ट्रांस हिमालय को प्रारंभ करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर देखा जाए तो इसे किस और नाम से भी जाना जाता है? परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। परा हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। यदि इसमें पॉइंट की बात की जाए, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि ये भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। इस ट्रांस हिमालय का कुछ भाग कहां पर स्थित है? तिब्बत में भी स्थित है। तो इस कारण से इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बत हिमालय भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कुछ भाग कहां पे देखने को मिलता है हमारे लिए? तिब्बत में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। ऊपर से सबसे ऊपर से देखा जाए तो ये हमारी काराकोरम। दूसरी श्रेणी हो जाती है लद्दाख। तो तीसरी श्रेणी है हमारी जास्कर। उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो 3 श्रेणियां हो जाती काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं?
कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। K2 ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी काराकोरम पर स्थित है। कहां पे स्थित है? ये काराकोरम पर ही स्थित है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन और कृष्णागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ये ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी काराकोरम पर स्थित है। काराकोरम पर ही भारत के प्रमुख हिमनद स्थित हैं। जैसे कि काराकोरम पर कौन कौन से हिमनद हैं? बियाफो का नाम सुना होगा आपने, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, इस तरीके के जो मुख्य ग्लेशियर है वो कहीं पे स्थित हैं? काराकोरम रेंज में ही स्थित हैं। एक और बात अब हमको याद रखना है कि जो लद्दाख है और जास्कर है, इनके बीच से सिंधु नदी होकर जाती है। किन किन के बीच से जाती है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी जाती है? सिंधु नदी जाती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी जाती है, जिसके दाईं ओर क्या है? जिसके दाईं ओर लेह शहर बसा हुआ है। आप एक बात और याद रखना है कि जो हमारा हिमालय है उससे पहले निर्माण किसका हो गया था? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले निर्माण हो गया था ट्रांस हिमालय का, और ये यूरेशियन प्लेट पर क्या है? स्थित है। एक और बात हमको याद रखनी है कि जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य का भाग है, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन। सचर जोन कभी आ जाए कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो भाग होता है, या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किसके द्वारा अलग होते? तो वो होते इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय हमने क्या देखा? ट्रांस हिमालय को पराय हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे उत्तर में है और पहले बन गया था, तो इस कारण से इसको पराय हिमालय कहा जाता है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। इसका कुछ भाग तिब्बत में है, एक श्रेणी महादेव श्रेणी तिब्बत में भी स्थित है, इस कारण से इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम श्रेणी है उस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन, या उसको कृष्णागिरी भी बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वो काराकोरम पर ही स्थित है, यहाँ पर स्थित है। हालांकि ये वाला भाग अभी POK में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। काराकोरम के बारे में एक और बात याद रखनी, जो भारत के प्रमुख हिमनद हैं, जैसे कि बियाफो हो गया, वाल्टोरा हो गया, हिस्पर हो गया, सियाचिन सुना होगा आपने, सियाचिन का नाम सुना होगा, ये सब किस श्रेणी पर स्थित है? ये सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। इसके अलावा जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, इन दोनों के मध्य सिंधु नदी बहती है। किसके बीच? लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, जिसके दाईं ओर यानी कि राइट साइड की ओर पे क्या है? लेह शहर बसा हुआ है। नदी की बात की जाए तो एक और नदी बहती है, श्योक नदी, जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख के बीच में श्योक नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य का क्षेत्र है, इसको इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हम अपनी अगली क्लास में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ GS विद संजय के साथ। धन्यवाद।